नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज कलावर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का जो चैप्टर है वह है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह आपका चैप्टर है, राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह गणराज्यों से संबंधित प्रश्न है होगा। बीपीएससी जूनियर के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। बीपीएससी जूनियर के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं वह लोग पूरा कोर्स ले सकते हैं। 599 रुपये में बिहार जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरा नोट्स दिया जाएगा, पूरी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 6, 7, 8 कंप्लीट नोट्स मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का, और पूरा का पूरा नोट्स पूरा का पूरा बेहतरीन जबरदस्त तरीके से रामबाण तरीके से तैयारी कराई जाएगी। जो लोग तैयारी करने के इच्छुक हैं वह लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो ऋग्वेद को छोड़कर सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। यजुर्वेद भी, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद भी। तो 2, 3, 4, 5 विकल्प डी जो है आपका सही है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद की रचना काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो पहले रचना ऋग्वेद की हुई थी और उसके बाद अन्य ग्रंथों की हुई थी। ठीक है, ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसको देखिए, ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना। शूद्र का काम क्या था? सेवा करना। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना। ठीक है, इस तरह से सुमिलित आप लोग कर सकते हैं। देखिए, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया है, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था, उनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य था, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य तीनों वर्गों की सेवा इनका प्रमुख कार्य था। प्रश्न 3 देखिएगा, कथन और कारण। कथन है, उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखिए, बातें दोनों बातें तो सही थी, लेकिन वह कारण नहीं था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। ये आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न 4 देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था, या सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, सही है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था। वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। यह अछूत मानने की जो परंपरा का विकास हुआ था, यह गुप्त काल के बाद हुआ है। ठीक है, तो यही आपका सही नहीं है। बाकी 1 और 3 सही है, विकल्प सी। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शवों को जलाने दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया था। वैदिक काल के अंत तक सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। प्रश्न 5 देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। ये बातें आपकी सही हैं। ठीक है,
उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव सीमित था, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, मतलब विकल्प सी। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की थी। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। प्रश्न 6 देखिएगा, पुरोहितों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर मिली हैं? तो दिल्ली के पुराना किला, मेरठ का हस्तिनापुर और एटा का तरंजीखड़ा, तीनों जगहों से जनपदीय बस्तियां मिली हैं, मतलब विकल्प डी। महायज्ञों करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा का तरंजीखड़ा प्रमुख है। जनपद के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। इन पुरासलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्र पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। प्रश्न 7 देखिएगा, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। यह बिल्कुल सही है कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में किया जाता था। तो देखिए, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यह बात सही है। लेकिन राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में किया जाता था। देखिए, महाजनपदों काल में जो राजा वेतन देते थे उसका संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में होता था। कुछ भुगतान आहत सिक्के, कुछ ही जो भुगतान होता था वह आहत सिक्के के रूप में होता था, जबकि संपूर्ण भुगतान नहीं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक ऑप्शन जो है आपका वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे 1 साल रखा जाता था और कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान। ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था जिसे भाग कहा जाता है। तो 1/3 नहीं था, 1/6 था। 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था जिसे भाग कहते थे। कारीगरों को श्रम के रूप में भुगतान करना होता था, यह बात सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, मतलब बी ऑप्शन। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगा था। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था जिसे भाग कहा जाता था। अतः कथन ए गलत है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपद पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना होता था। आखेटक व संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। आखेटक व संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। इनको भी जंगली उत्पाद के रूप में कर देना होता था। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, मतलब विकल्प ए। एक और 2 जो है आपका सही है, परंतु
3 ऑप्शन गलत है, क्योंकि आकटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौशाम्बी जो नगर था यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज वाला इलाका है, इलाहाबाद के आसपास का इलाका है, उसे कौशाम्बी कहा जाता था। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। प्रश्न 11 देखिएगा, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही है। लोगों ने धान को कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों को रोपण शुरू कर दिया था, तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी जो है आपका वह सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई थी। लोगों ने धान के बीज को छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधों का रोपण प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते और पैदावार ज्यादा होता था। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर आदि करते थे। प्रश्न 12 देखिएगा, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गंगा व सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तो तीनों बातें सही हैं, 1, 2, 3। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा व सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सोना खेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार व हथियार बनाने के लिए उपयोग होती थी। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है? तो मगध का शासक कौन नहीं था? बिंबिसार था, प्रसेनजीत था, अजातशत्रु, बिंबिसार था, अजातशत्रु, महापद्मानंद भी मगध का शासक था। प्रसेनजीत जो था मगध का नहीं, कोशल महाजनपद का शासक था। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद मगध के महत्वपूर्ण राजा हुए, जबकि प्रसेनजीत कोशल महाजनपद के राजा थे। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? मगध की राजधानी कभी नहीं रही, वह कौन सी? देखिए, राजगिरी मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र भी थी। श्रावस्ती मगध की राजधानी नहीं रही है, विकल्प 3, विकल्प सी। ठीक है, बिंबिसार बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कोशल महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न 15 देखिएगा, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों, पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो दोनों ऑप्शन सही है, विकल्प सी जो है आपका सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल होने पर ही वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कई राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात में भीत था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। प्रश्न 16 देखिएगा, मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्र की राजधानी थी वैशाली। मगध के निकट ही वज्रराज था, यह जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ यासंग कहा जाता था। सूरसेन मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन। कौशाम्बी की राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अंगराज की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, प्रश्न 17 देखिएगा, गढ़ और संघ के संदर्भ में निम्नलिखित दोनों पर विचार करिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो विकल्प देखिए, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाते थे। तो एक गढ़ या संघ में एक शासक नहीं होते थे, कई शासक होते थे, मिलकर शासन करते थे। तो ये ऑप्शन सही है नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है सही है, मतलब केवल 2, मतलब विकल्प बी। ठीक है,
गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गढ़ या संघ एक से अधिक शासक होते थे। ये प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। अतः कथन एक जो है गलत है। ये सभाओं में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। प्रश्न 18 देखिएगा, गढ़ों और संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्तों ने। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद इनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें राज्य में मिला लिया। प्रश्न 19 देखिएगा, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय। दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। प्रश्न 20 देखिएगा, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। इसने इस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वशकार। यही बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए अजातशत्रु ने इसे ही भेजा था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को वज्र संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। प्रश्न 21 देखिएगा, एथेंस में प्रजातंत्र गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में विचार करना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, औरतों को नागरिक का दर्जा बिल्कुल नहीं था एथेंस के प्रजातंत्र में। एथेंस में एक सभा थी जिसमें सभी व्यक्ति नागरिक भाग ले सकते थे। यह भी सही है। तो विकल्प डी, सभी नागरिक भाग ले सकते थे लेकिन औरतों को नागरिक माना ही नहीं गया। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई थी। जो दास नहीं थे, जो पुरुष दास नहीं था उसे पूर्ण नागरिकता दी गई थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाए जाते थे। मतलब एक साल में 40 बार यह सभा बुलाई जाती थी। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी, यहाँ के खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे लोगों को भी नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज कलावर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। ये जो भी सीरीज है वह एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है और आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।